अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। खिली खिली सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नया दिन है, नई सुबह है और नए अज़्म के साथ दिन का आगाज़ हमेशा करना चाहिए और दिन का आगाज़ एक अच्छी बात से ही करते हैं जनाब। हमेशा से ना इंसान की ज़िंदगी में किसी भी काम के लिए इस्लाह की गुंजाइश मौजूद रहती है और जब भी आप गलती पर हों और आपको एहसास हो तो उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट। और जब कोई खैर ख्वाह तुम्हारी गलती की निशानदेही करे तो अपनी इस्लाह की बजाय उसे खुद से दूर कर दोगे तो बार बार गलतियां करके ज़माने भर में रुसवा हो जाओगे। और अगर हकीकत देखकर खुद को संवारने के बजाय तुमने आईना ही तोड़ डाला है तो जनाब तुम्हारी बदसूरती बिखरी हुई दर्जनों किरचियों में भी नज़र आने लगती है। तो लिहाजा जो हमें गलत कहे उसे गलत ना समझें और अगर वो दुरुस्त कह रहा है तो तुम्हारे लिए वो इस्लाह का कीमती मौका भी है और अगर वो गलत कह रहा है तब भी तुम्हारी शख्सियत को वो मजबूत कर रहा होता है। तो दोनों सूरतों में ना वो हमें ही जनाब नफ़ा पहुंचा रहा होता है। अलबत्ता जो तुम्हें दुरुस्त कहता है उसको एहतियात से सुनो कि तारीफ़ और हिमायत के बायस खुद फरेबी और गलती पर जाहिलाना तरीके से उतारते रहने से भी कभी भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है हमें। इसलिए दोनों सूरतों में ना आपने इस बात का ख़ास करके ख्याल रखना है कि गलत हो तो गलती को हमें तस्लीम करना चाहिए और अगर कोई तारीफ़ करता हो तो उसको पहचाने कि ये मेरी उस गलत बात की तारीफ़ क्यों कर रहा है। वो कहीं खुशामद तो नहीं कर रहा, वो सिर्फ कहीं मुझे खुश करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में वो सिर्फ आपकी शख्सियत को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। और जनाब अब बात करते हैं मुल्क में जारी सियासी कशमकश की। और PTM और PTI मुसलसल आमने सामने इक़्तिदार की जंग है और दोनों जमातें कोई भी हरबा हाथ से जाने नहीं देती हैं। असेंबलियों की तहलील से इस्तीफ़ों की मंजूरी तक सियासी बहरान 7 साल चलता आ रहा है। हर दिन बदलती सूरत हाल के साथ अदलिया का भी बड़ा अहम किरदार रहा है। कभी हमारी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट की तरफ निगाहें होती हैं और कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि अदालती फैसले कुछ यूं देखने को मिले हैं कि पूरी की पूरी बसात ही उलट गई है, जिसके बाद सियासतदानों को नई हिकमत अमली से काम लेना पड़ता है। और यूं ही कुछ हुआ कि कुछ दिन पहले PTM के मुतफ़िक़ा फैसले के बाद कौमी असम्बली में PTI के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े स्पीकर की जानिब से मंजूर कर लिए गए। और कल लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को डीनोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने PTI MN रियाज फतियाना समेत 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। और PTI अरकान के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफ़र, उनका कहना था कि इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि बताएं कि किन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया है। तो बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करने से पहले आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की है और अरकान असम्बली इस्तीफ़े मंजूर कराने के लिए स्पीकर के पास भी पेश नहीं हुए हैं। हर अरकान को सुने बगैर स्पीकर इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर सकता है। तो अदालत ने 43 अरकान असम्बली के जो डिनोटिफाई था वो करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया है और 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया गया है। तो ये कानूनी तकाज़े क्या है, क्या स्पीकर को इनके बारे में लाइल्म रखा गया था और क्या आइन की खिलाफ वर्जी ये कहलाएगी, इस पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बैरिस्टर असलम शेख साहब हैं, माहिर कानून है। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। सर जब भी कोई इस तरह की हलचल होती है तो जब सियासत पे बात ख़त्म नहीं होती है, मतलब आपस में नहीं सुलझाया जाता, तो हम लोग फिर कोर्ट्स का रुख करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट। अब कल हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग आई है हमारे सामने कि 43 जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे उनको डिनोटिफाई करने का जो हुक्म है वो उसको मुअत्तल कर दिया गया है। क्या कानूनी तकाज़े स्पीकर की तरफ से पूरे नहीं किए गए थे जिनको हाईलाइट किया गया है कल की प्रोसीडिंग में? उससे पहले हम देखें कि बड़ी ही बदकिस्मती है हमारे मुल्क के अंदर कि हर छोटा सियासी मामला, हर बड़ा सियासी मामला अदालत में चला जाता है। अदालतें इसलिए नहीं बनाई गई, अदालतें जो आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाई गई हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ आइनी मामलात जो हैं वो इस रवानी के साथ अदालतों में जा रहे हैं
कि आज भी आप देखें कि आप थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी कि एक और अदालत ने हाई कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग्स बाकी रोक कर, बाकी मुकदमात को रोक कर सिर्फ इस पर फोकस किया है कि जो इलेक्शन होना है सूबाई असम्बली का, उसके लिए डेट कौन सी फिक्स की जाएगी। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आवाम में कितनी बेचैनी होगी, जो लोग दूर से आए हैं। यहाँ पे तो इतवार को भी खुल जाती है, रातों में भी खुल जाती है। ऐसा ही हो रहा है कि अदालतों को असल कामों से हटाकर दूसरे कामों में उलझाया जा रहा है। अब ये भी आप देखें कि ये मामला पार्लियामेंट का है, स्पीकर का है मामला, और अपोजिशन का मामला है, और हुकूमती बेंचों का मामला है कि इस्तीफे देने या नहीं देने, मंजूर ये पार्लियामेंट के अंदर मुकम्मल जामिया आइन हमारे पास मौजूद है, उसकी तशरीहात मौजूद हैं, असम्बली के रूल्स मौजूद हैं, प्रोसीजर जिसके मुताबिक ये काम। लेकिन फिर भी ये मैं कहूँगा नाअहली समझ लें सियासतदानों की, या वो वक्त की नज़ाकत को नहीं समझ रहे मुल्क किस हालात में जा रहा है, और ये सारे खेल तमाशे जो है वो खेले जा रहे हैं। अब इसमें देखिए कि जो पिटीशन दायर की गई है उसके अंदर उन्होंने अब ये कहा है कि पहले इस्तीफे दे दिए हैं, उसके बाद कहा है कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। सही। जो रूल्स ऑफ बिजनेस है कौमी असम्बली का 2007 का, उसके अंदर ये कहा गया है कि स्पीकर जो हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो ये वेरीफाई करें कि जो इस्तीफे दिए जा रहा है सिंगल पर्सन की तरफ से या सब की तरफ से, वो आज़ाद मर्जी से दिया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, और वो जिस मकसद के लिए दे रहे हैं क्या वो मकसद मौजूद है। अब यहाँ पर देखा जाएगा जो इस्तीफे दिए गए थे वो एक पॉलिटिकल स्टंट या ब्लैकमेलिंग के लिए दिए गए थे। अब जब मंजूर हो गए हैं तो मामला उलट हो गया। उसकी वजह ये हुई है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन की जो सीटें हैं वो तब्दील हो गई हैं। अब इनकी वजह से तादाद इनकी कम हो गई, तो अब इन्हें एहसास हुआ कि वो इस्तीफे देने से हमारा जो अपोजिशन लीडर है, अब जिन्होंने इसे सारा प्रोसेस जो है, जो एक कारोबार है कौमी असम्बली का भी, वो चलना है, तो उसके अंदर उन्होंने अपोजिशन लीडर जो अपॉइंट करना था। अब कानून ये भी कहता है कि चैप्टर 6 है रूल्स ऑफ बिज़नेस का, और चैप्टर 5 है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो मौजूदा अरकान होंगे उनकी मेजॉरिटी स्ट्रेंथ के मुताबिक नया अपोजिशन लीडर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। अब ये पिटीशन सिर्फ इस वजह से दायर की गई है कि अगर ये इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो फिर पीटीआई की नेशनल असम्बली में हैसियत ना होने के बराबर हो जाएगी, और उसकी वजह से उनका जो मंजूर नज़र या उनका जो मुकर्रर करदा अपोजिशन लीडर है वो अपनी पोजीशन अपनी हैसियत खो देगा। तो इस वजह से ये दायर की गई है। हालांकि इसमें जो उन्होंने ग्राउंड्स ली हैं पिटीशन के अंदर वो इतनी ख़ास नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने ये इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि चूँकि मुल्क की हालात इस तरह चल रहे हैं, अगर ये इस्तीफ़ों का इस तरह गेम चलती रही सूबाई असम्बली में, नेशनल असम्बली में, तो ये खेल बनेगा। तो क्या अब इनकी रुकनीत बहाल हो जाएगी सर? फ़िलहाल तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है उस नोटिफिकेशन को। सही। और ये कहा गया है कि वो वजूहात जो हैं स्पीकर नेशनल असम्बली वो बयान करें जिनकी वजह से, क्योंकि प्रोसीजर ये कहता है उनका आर्टिकल 43 है रूल्स ऑफ बिजनेस का, जिसके अंदर ये कहा गया है कि स्पीकर खुद से या बजरिया सेक्रेटरी असम्बली से इस चीज़ की तस्दीक करेगा कि ये इस्तीफ़े की वजूहात क्या हैं और क्यों दिया जा रहा है। ठीक है। उसके पीछे एक बहुत सी रीज़न्स है, वो ये हैं कि हो सकता है किसी को डरा धमका कर, लालच देकर, या इसको दूसरी तरफ लिया जाए तो अगर हुकूमती बेंचों से कोई शख्स ये कहता है मेंबर नेशनल असम्बली कि अगर मुझे वजारत नहीं दी जाएगी तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, और मेरे साथ 4 अरकान और भी शामिल हो जाएंगे, तो उससे ये होगा कि डेफिनेटली एक भूचाल आ जाएगा असम्बली में अगर अक्सरियत कम है। तो ये जो एक ग्रे एरिया रखा गया है स्पीकर के लिए, वो इसलिए रखा गया है कि ऐसा कोई अरकान जज्बाती होकर, प्रेशर में आकर या अदरवाइज़ ब्लैकमेलिंग के लिए कोई इस्तीफ़ा देना चाहे तो ये फिर नेशनल असम्बली के स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो उनको जांच पड़ताल करने के बाद उसका इस्तीफ़ा मंजूर करे। और इसके पीछे एक और विजडम ये भी रखी गई है कि अगर ऐसी सूरत हाल में कोई इस्तीफ़े आते हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि ये पब्लिक एक्सचेकर, कौमी ख़जाने का कितना नुकसान हो रहा है। क्या ये खेल तमाशा तो नहीं है? सही। अगर आप इस तरह उठ के इस्तीफ़े देते हैं तो इलेक्शन में तो फिर रिज़ल्ट तकरीबन वही आना है, और इसकी वजह से फिर आवाम को कितना नुकसान होगा। एक पूरा निज़ाम दोबारा सेट करना पड़ेगा। आप देखें जब भी नेशनल जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी फौरी इलेक्शन से माजरत की थी कुछ अर्सा पहले, इसी वजह से कि मुल्क में वसाइल मौजूद नहीं है और हालात जो है इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि फौरी इलेक्शन ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में और कौमी मफाद में की जाती हैं। लेकिन असलम साहब मुझे बताइए कि क्या स्पीकर ने भी कानून शिकनी की है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कुछ है?
नहीं, फिलहाल तो अभी साबित नहीं हुआ। अच्छा। अभी तो उनका जो नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है डी नोटिफाई करने का, उसको लेकिन स्पीकर से भी जवाब तलब तो किया गया है। स्पीकर जो को पार्टी है इसमें, उसे जवाब तलब किया जाएगा, उन्हें बताया जाए, पूछा जाएगा उनसे कि आप ये बताएं कि जब आपके पास इस्तीफे आए तो आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया। और स्पीकर भी मेरे ख्याल से बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, साबका प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और सियासी मामलात को समझते हैं, तो उनके पास भी बहुत सी ग्राउंड्स होंगी जिन वजूहात की बिना पर, और फिर वो ये भी प्ली ले सकते हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट को अगर ब्लैकमेल करने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया जाएगा तो डेफिनेटली वो उसको काउंटर करेंगे, चूँकि स्पीकर की अदरवाइज़ भी ये ड्यूटी है कि उन्हें असम्बली का जो माहौल है, असम्बली के मामलात जो हैं उनको फेयरली इम्पार्शली चलाना है। तो ये फिर ग्राउंड दोनों तरफ से चलेंगे। अब देखते हैं आगे केस किस तरह क्या प्रोसीडिंग होती है, फिर उस हवाले से पता चलेगा कि अब स्पीकर के लिहाज से क्या चीज़ें आती हैं, उनका ही जवाब में क्या बताया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि निगरान सेटअप के हवाले से क्या हमारा कानून कहता है, क्योंकि बड़ी ये बातें भी हो रही हैं कि शायद 3 महीने उनका, क्योंकि टाइम होता है, टाइम फ्रेम दिया गया है कि 3 महीने निगरान जो हुकूमत रहती है, लेकिन एक्सटेंड करने पे भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं खबरें। तो क्या निगरान हुकूमत को एक्सटेंड किया जा सकता है, कानून ऐसी हमें इजाज़त देता है? जी, ऐसे फ़िलहाल तो ऐसा कोई मैं कह सकूँ अदालती नज़ीर भी मौजूद नहीं है और आइन के अंदर भी ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। बहुत ही स्पेशल हालात होंगे, बहुत ही ऐसा, अगर ऐसा कोई वाक़या होता है डेफिनेटली फिर मैं कहूँगा कि ये मामला फिर अदालत में चले जाएंगे। तो इस वक्त तक आप देखें कि आज भी प्रेसिडेंट ने, कल मेरा ख्याल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि सूबाई असम्बलियाँ जो KPK में और पंजाब में तहलील हो चुकी हैं और उनकी ज़िम्मेदारी है 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन डेट अनाउंस करना ताकि वो इलेक्शन कंप्लीट हों, वो अभी तक नहीं हुई। तो ये फिर आइनी एक किस्म का बहरान आ जाएगा दोबारा कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे। तो जैसे हमने इंट्रो में कहा कि ये फिर नाअहली साबित हो रही है सियासतदानों की कि जो मामलात पार्लियामेंट के हैं, पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट का वक़ार है, उसको ये अदालतों में और उसको ये अपनी अना के अंदर लाकर ख़राब कर रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन अभी देखा है ना हमने कि इलेक्शन कमीशन ने माजरत भी कर ली है, तारीख भी नहीं दी जा रही है, गवर्नर्स की तरफ से भी तारीख नहीं दी जा रही है इंतखाबात की। तो क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है इस चीज़ के ऊपर कि अगर तारीख नहीं दी जा रही और 90 दिन में जो है, कानून हमारा कहता है, आइन हमारा कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस कराने ही कराने हैं, तो इसकी क्या फिर आगे प्रोसीडिंग हो? देखिए, हमें फिर ऑन ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ज़रूर है, लेकिन वो कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन बॉडी नहीं है। उसके पास जो अखराजात हैं, उसके पास जो फंड्स हैं वो खुद से जनरेट नहीं होते, ऐसी कोई मैकेनिज्म उनके पास नहीं है। उन्होंने वजारत ख़जाना से अपनी समरी भेजनी है और पैसे लेने हैं, और इलेक्शन के सारे मामलात अगर आम ज़ुबान में समझा जाए तो पैसे खर्च करने से ही मुकम्मल होने हैं। सारे इंतज़ामात करने हैं, बैलेट पेपरिंग है, पूरे मुल्क में उसका सिस्टम बनाना है, मुलाजमीन को हायर करना है और पूरा एक माहौल बना कर देना है, जिसमें पोलिंग स्टेशन बनाने हैं। तो एक बड़ी वसी रकम चाहिए, जिसकी फिगर्स मुझे याद नहीं, लेकिन अरबों रुपया इस काम के लिए चाहिए। और उसके साथ ही हम चंद अरब रुपए के लिए IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये सारे मामलात जो हैं वजारत ख़जाना, इलेक्शन कमीशन और सिटिंग गवर्नमेंट के दरमियान में ही तय पाते हैं। और इसी हवाले से देखते हैं जनाब, क्योंकि तमाम तर जितने भी इदारे हैं उन्होंने माजरत कर लिया इलेक्शन के हवाले से। वजारत ख़जाना ने भी कहा है कि हम फंड्स नहीं दे सकते हैं, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जनाब हम जो अदालती अमला नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जो GHU ने भी अहलकार देने से माजरत कर ली है। तो क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से जानते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अशफाक साहब, बताइएगा क्या नई डेवलपमेंट हुई है सारे मामलात में? जी बिल्कुल, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ समाअत जारी है और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस दुआर हसन समाअत कर रहे हैं। अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से तहरीरी जवाब 8 सफ़हात पर मुश्तमिल अदालत में जमा करवाया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर पंजाब आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इस हवाले से किसी किस्म के गैर आइनी इक़दाम नहीं किए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नर पंजाब ने अपनी दरख्वास्त में, अपने जवाब में ये भी कहा कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं असद उमर, और उनकी जो दरख्वास्त है वो नाकाबिल समाअत है, उसमें उस दरख्वास्त का समाअत का कोई जवाब नहीं।
इलेक्शन करवाना और इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से करवाना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनका काम नहीं। लिहाजा इस दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद किया जाए। तो ये तहरीरी जवाब गवर्नर पंजाब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया गया है। इस वक्त कमरा अदालत में तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और उनके साथ साथ मियाँ असलम इकबाल, अली अफजल शाही और इसके साथ साथ जो दीगर तहरीक इंसाफ के मरकजी और सूबाई रहनुमा हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में अदालत आज की समाअत की तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद। अच्छा अशफाक, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या एक वैलिड रीजन प्रोवाइड किया जा रहा है कि क्यों नहीं वो तारीख दे रहा? बाकी इदारे तो बात की बात है, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है लेकिन वो भी तारीख नहीं दे रहा, क्या रीजन बताया जा रहा है? देखें, बुनियादी रीजन ये सामने आया है, गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट को एक खत लिखा गया था कि इलेक्शन के लिए उन्होंने जुडिशल अफसरान की खिदमात मांगी थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जवाबी खत इलेक्शन कमीशन को भिजवाया और साथ ही साथ जुडिशल अफसरान की खिदमात देने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि चूंकि अदालतों में केसेस का बोझ बढ़ चुका है, साइलिन पहले ही खुवार हो रहे हैं, इसीलिए जुडिशल अफसरान इलेक्शन के लिए नहीं दिए जा सकते। तो ये एक बुनियादी वजह थी जिस पर इस हवाले से जो इलेक्शन में जो डिले हो रहा है या उसकी तारीख नहीं दी जा रही है, उसकी एक बुनियादी वजह है। तो अब मजीद इस मामले का हतमी फैसला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाहर हसन करेंगे, क्योंकि आइन के मुताबिक असम्बली तहलील होने के 90 रोज के बाद इलेक्शन होने हैं और उस हवाले से तमाम जो कवायद और ज़वाबित हैं वो भी पूरे होने हैं। तो इससे मुतल्लिक जस्टिस जवाहर हसन इसका हतमी फैसला सुनाएंगे। ठीक है जी, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ बैरिस्टर असलम शेख साहब माहिर कानून भी मौजूद थे। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। और जितने भी कानूनी तकाजे थे, आइन क्या कहता है, उस हवाले से भी हमने जानने की कोशिश की है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहरियों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और हुकाम बाला को तवज्जो दिलाने के साथ साथ उन मसाइल के हल पर गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, आज हम बात करने वाले हैं शहरियों के दरीना मसले अद्वियात की फराहमी के हवाले से। पहले ये कहते थे कि जनाब अद्वियात सस्ते दामों कैसे और कहाँ से मिलेंगी, फिर सस्ते की उम्मीद छोड़ दी और ये सोचने पर हम लोग मजबूर हो गए कि चलो महंगी ही सही, बस मिलती तो रहे ना। लेकिन जनाब, अब ये सूरत हाल कि ज़रा सोच समझ कर बीमार होना है, क्योंकि दवाई नहीं मिल रही है मार्केट में, और दवा लेने जाएं तो यकीन जानिए हम सबका दर्द जो है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी तो निर्ख सुनकर आपको शायद 2-3 और बीमारियाँ ज़रूर लग जाएंगी। और गरीब आदमी तो बेचारा बीमार होने से भी डरता है, और अगर हो भी जाए तो यही सोचते दिन गुजार देगा कि बच्चों को रोटी खिलाएं या ख़ुद की दवाई ख़रीदने जाएं। और मुल्क में सियासी और मौशी बहरान की बदौलत जहाँ मुख्तलिफ अशिया की किल्लत का हमें सामना करना पड़ रहा है, वहीं अद्वियात भी नायाब होती जा रही है। रॉ मटीरियल का शदीद बहरान पैदा होने की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात बदस्तूर नायाब हैं। ब्लैक में अद्वियात फ़रोख्त करने वाली जो फार्मा कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। लेकिन इस बहरानों की वजह क्या है? कम अज़ कम जान बचाने वाली अद्वियात की तो बर वक्त फराहमी को मुमकिन बनाया जाए ना। इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नूर महर साहब, हैं फार्मासिस्ट हैं और सदर पाकिस्तान है ड्रग लॉयर फोरम के। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्र अब्दुल्ला। सर, पिछली दफ़ा भी आप आए थे तो इसके हवाले से हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा कीमतें इनकी हाइप पर जा रही हैं, महंगी होती जा रही हैं, फ्लक्चुएट होती जा रही है। तो क्या वजह है? एक तो जो ब्लैक में बिक रही हैं अद्वियात, दूसरा ये है कि है ही नहीं है अद्वियात। कुछ अद्वियात है जान बचाने वाली जो मार्केट से बिल्कुल नायाब है, नापैद हो चुकी है। क्या वजह है इनकी? देखिए, दवा जो है वो मजबूरी होती है। हाँ, इंसान अपनी सबसे कीमती खुशी से तो नहीं खाता है। हाँ जी। अगर हुक्मरान अगर किसी की जान नहीं बचा सकते और उसके लिए प्लानिंग नहीं कर सकते, देखें दवाएं जो हैं वो इंतहाई जब इंसान मजबूर होता है ना,
लेकिन अब ये जो है सिर्फ चंद माह की तो बात नहीं है। हाँ जी। ख़ास तौर पे पिछले अक्टूबर से जो है ये चीज़ सामने आ गई थी कि रॉ मटेरियल्स की एलसीज़ का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। फिर सितंबर में हुकूमत ने एक अक्टूबर में एक कमेटी बनाई। अच्छा। कमेटी का अभी तक कोई इजलास ना हो सका अभी तक, ठीक है। कमेटी और वो कमेटी नहीं निकली अभी तक। कमेटी नहीं निकली। सही। अब जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी तो चाहती है कि लोगों की और पब्लिक की, पेशेंट्स की मदद की जाए, लेकिन इसमें जो हमारे वज़ारत ख़ज़ाना है, स्टेट बैंक है, उसकी मैं कहता हूँ इंतहाई जो है गफलत, नाअहली की वजह से, जो कि रॉ मटेरियल्स जो है हमारे पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो एक 90% जो हैं बाहर के मुल्कों से आते हैं। जी, ऐसे ही है। तो एलोपैथिक के मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उसमें जो है तकरीबन 43% जो है वो इंडिया से हम मंगवाते हैं। ओके। और 35% जो है हम चाइना से मंगवाते हैं। ओके। और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वहाँ से मंगवाते हैं। ठीक है। तो अब हुआ ये तो कि इंडिया तो बहुत सारा आगे है और इंडिया की तकरीबन 124 कंपनियां जो हैं वो FDA अमेरिका अप्रूव्ड हैं और वो पूरी दुनिया में अब तो दवाइयों के मामले में अमेरिका और यूरोप भी इंडिया का मोहताज होने को मतलब कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि वो इतनी सस्ती और मियारी वैक्सीन्स और दूसरी चीज़ें बना रहे हैं। और ख़ासतौर पर WHO को 78% जो सप्लाईज़ है वो इंडिया दे रहा है, इंडिया कर रहा है। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि 1981 में जो है जो वहाँ के फार्मासिस्ट थे और कुछ केमिस्ट को, खासतौर फार्मासिस्टों को वहाँ उन्होंने अलाउ किया कि जी आप रॉ मटेरियल मुकामी सतह पर बनाएं, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी फैक्ट्री है कि नहीं है, आप तैयार करें और हमारी गवर्नमेंट की लैब को आके टेस्ट कराएं कि वो इस मेयार का है, आप चाहे जैसे बना रहे हैं हम आपसे नहीं पूछेंगे। सही। तो वो पूरी दुनिया में छा गए। उनकी जो कंपनियां हैं वो अमेरिका तक, यूरोप तक, उन्होंने इतनी सस्ती वैक्सीन जो अमेरिका यूरोप में 300 की एक वैक्सीन बनती थी उन्होंने 9 रुपये की बनाना शुरू कर दी। और हमारे हुक्मरानों ने ये किया कि हम जो वैक्सीन या दूसरी दवाइयाँ जो बनाते थे, मिसाल के तौर पे 99 तक जो है हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद जो है हमारी वैक्सीन्स बनाते थे हम, और 18 मुल्कों को हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जो है वो बाज़ जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके साजिशों की वजह से और हमसाया मुल्क की साजिशों की वजह से हमने वैक्सीन बना कर असल में जो पहले तो डॉलर का अभी भी मसला है, पहले भी मसला था। अब लेकिन जान जो है ना तरजीह होनी चाहिए हुकूमत की। बेशक, बिल्कुल ऐसी है। जान बचाने वाली अद्वियात होंगी तो जान बचेगी। हाँ जी। और इससे ज़्यादा और अहम क्या हो सकता है? ये तो नहीं कि मस्जिद गाड़ियाँ मंगवाई जाएँ और बाकी चीज़ें की जाएँ, बाकी हुकूमत के अल्ले तल्ले तो सारे हों, लेकिन मरीज़ की जो जान है उसकी कोई परवाह नहीं। तो इस वजह से जो है हमने 5 जनवरी को एहजाज का भी किया, लेकिन बाज़ नागज़ीर वजूहात की बिना पे वो फिर हमें पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे मसाइल उन्होंने खड़े कर दिए और ज़्यादा बजाय कि हमारी मदद करते इदारे। तो अब मसला ये है कि जो है बाहर से जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि इंपोर्ट होता है एलोपैथिक का, तो वो अब आ नहीं रहे। कुछ कराची पोर्ट पे शिप्स बहुत पड़ी हुई हैं, ख़ासतौर पे जो प्रोपोफोल है एनेस्थीसिया की जो सर्जरी में इस्तेमाल होती है दवाई मरीज़ों को बेहोश करने के लिए, वो 100% बाहर से इंपोर्ट होती है, वो नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। और जो ख़ास तौर पे जो खास इसके अलावा जो दवाइयाँ शुगर की हैं, जी जी, इंसुलिन है, उसकी इंपोर्ट में मसला है। टाइफाइड जो है बुखार की जो है वो वैक्सीन नहीं आ रही, दवाइयाँ नहीं आ रही। इसके अलावा बहुत सारी जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो नहीं आ रही। ख़ास तौर पे दमा के मरीज़ जो इनहेलर यूज़ करते हैं वो नहीं आ रहा। अब देखिए लोगों की लाइफ लाइन है, ठीक है। अब हुक्मरान जो हैं वो लोगों की लाइफ लाइन से अगर मतलब खेलेंगे तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और हम क्या मतलब अफसोस करें। उसके लिए आवाज़ तो हम हमेशा लेटर में लिखता रहता हूँ हुकाम बाला को, अपना हिस्सा जो है वो तो हम डालते रहते हैं, नैब में लिखते रहता हूँ मैं, बाकी इदारों के प्राइम मिनिस्टर को लिखता रहता हूँ, पोर्टल पे लिखते रहते हैं कि भाई ये इसके मसाइल का हल निकालें। लेकिन हमें जो है ना हुक्मरानों की भी जो बाकी अपोजिशन पार्टियां हैं मैं समझता हूँ उनकी भी बेहिसी नज़र आती है। जो जेन्युइन मसाइल है ना इस मुल्क के, उन पे तवज्जो नहीं दी जा रही। अब क्या है, अमवात बढ़ रही हैं,
बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मोहम्मद बिलाल नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें सर ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी जो अद्वियात है वो बिल्कुल ही नहीं मिल रही हैं, और ये क्या वाकई बहरान ख़ुद से पैदा किया जा रहा है, मसनूई बहरान है, या इसमें कोई सदाकत भी है। बिलाल, आपने भी कॉन्वर्सेशन सुनी नूर माहर साहब की, और क्या कहेंगे कौन कौन सी जो अद्वियात हैं वो मार्केट से बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं, नापैद हो चुकी हैं? जी बिल्कुल मुनीबा, देखें जहाँ तक रॉ मटेरियल के जो है ये नपेद होने का खदशा है तो बदस्तूर मौजूद है। और इसी तरह अब फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की जानिब से भी जो 15 फरवरी है यहाँ से एहतजाज का ऐलान किया गया है। उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि हम प्रोडक्शन जो है ये अपनी बंद कर देंगे। तो उसका मतलब ये है कि जो पंजाब के अंदर जो ड्रग कंट्रोल विंग है उनकी जानिब से कार्रवाई की जा रही है। कंपनीज को कहा यह जा रहा है कि जो रॉ मटेरियल पड़ा है इसकी प्रोडक्शन करें, इसकी मेडिसिन बनाएं, और कोशिश की जा रही है कि जो शॉर्टेजेस को खत्म करें। लेकिन दूसरी जानिब जो एक्चुअली जो रॉ मटेरियल जो एलसीज बंद हैं या बाहर से मंगवाने नहीं मंगवाया जा रहा, उसकी वजह से ये जो बंदिश है ये आनी है। तो इसी तरह जो है ये जब तक चीजों को स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाएगा, रॉ मटेरियल की सप्लाई को बेहतर नहीं किया जाएगा, एलसीज के जो बंद है इसको हवाले से कोई हिकमत अमली प्रॉपर नहीं बनाई जाएगी, फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां इनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, इनको आगे नहीं लाया जाएगा, तो फिर इस तरह के ये जो मसाइल हैं ये रहेंगे। जिस तरह हमें भी पता है, नूर महर साहब भी बता रहे थे कि रॉ मटेरियल जब पाकिस्तान में सिर्फ 5% बनता है, 95% बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो फिर हमें इस तरह जो है ये डॉलर्स का भी सहारा लेना पड़ता है, फिर आगे हमें एलसीज का भी सहारा लेना पड़ता है। तो अभी चीज इस अमर की है कि अपनी जो लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसको प्रमोट किया जाए, जितना भी हो सकता है इसका जो रॉ मटेरियल बनाने की इजाजत दी जाए, ताकि डॉलर का जब भी उतार चढ़ाव आता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब 15 फरवरी को अब फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हम जो हमारी अद्वियात की जो कीमतें हैं उसको बढ़ाया जाए। तो जब उनकी चूंकि डॉलर बढ़ रहा है तो हर चीज की कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो अब कई जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं इन्होंने 350 से ज्यादा अद्वियात की जो समरी है ये इसकी ड्राइव को वजारत सेहत को तैयार करके भिजवा दी है, और उसमें तकरीबन 350% कीमतों में इजाफे का जो खदशा है ये भी उसमें पैदा हो सकता है। जिसमें मतलब एक दवाई है उसका टाइफिम इंजेक्शन है जिसकी कीमत पहले 367 रुपए थी, तो नई कीमत जो थी वो 687 रुपए होगी। इसी तरह क्लोरोक्विन टैबलेट है उसकी कीमत 206 रुपए है, तो अब नई जो कीमत होगी वो 431 रुपए होगी। तो इसी तरह अब कीमतों में भी एक तूफान जो है ये आने का खदशा है। तो खदशा क्यों है? सिर्फ डॉलर के जो है ये बढ़ने की वजह से, एलसीज बंद होने की वजह से, और रॉ मटेरियल ना होने की वजह से। तो इस तरह के मुनीबा जो खदशात है हमें सामना करना पड़ रहा है इन चीज़ों का। अच्छा नूर साहब, आपने भी सुने हैं बिलाल की बात कि आगे 15 फरवरी तक फार्मा कंपनीज ने कह दिया है कि हम लोग कीमतें बढ़ाएंगे। तो क्या ये जवाज़ बनता है उनका कि डॉलर महंगा होता जा रहा है, ये रॉ मटेरियल नहीं है तो हम तो कीमतें बढ़ाएंगे? उन्होंने समरी भी इरसाल कर दी। असल में देखें, जब रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं और इंपोर्ट भी नहीं हो रहा, अब कुछ तो मेरे कुछ ज़राए के मुताबिक कुछ चंद एक कंपनियों ने अपने तरीके से या कुछ और तरीक़ों से जो है मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है कि मार्केट में जो नॉन एक्टिव्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी तो कहते हैं 1 घंटे अभी लिया है ना, घंटे बाद अगर लेंगे तो ये रेट नहीं होगा। अच्छा जी। अब इसी तरह यही इम्पैक्ट जब एक चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में, अब दिल के अमराज की, गुर्दों की और डिप्रेशन की अद्वियात और बहुत सारे अमराज की अद्वियात जो अब अवेलेबल ही नहीं है, अब अवेलेबल हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने वो ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है कि जी हम इसको कई गुना ब्लैक मार्केट में अब वो बेचना भी शुरू कर दिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिल रही, ठीक है, इंपोर्ट की दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ नहीं मिल रही, ठीक है। तो अब मरीज़ जो है अपनी जान बचाने के लिए फिर मजबूर हैं। अब हुकूमत, असल चीज़ है कि हुकूमत को एहसास करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक को एहसास करना चाहिए, लेकिन एहसास नाम की कुछ चीज़ वैसे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनियां जब रॉ मटेरियल है नहीं, वो कहते हैं जी हम तो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, हमारे लोग हमने वेले बिठाने, तो उससे बेहतर एक तकरीबन डाउन साइजिंग की है। जो 100 कंपनियों ने जो फार्मासिस्ट वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं उनकी आधी तनख्वाहें उन्होंने रोक दी हैं,
कईयों को फारिग कर दिया है। वही ना, बेरोजगारी वापस आ बेरोजगारी रही बढ़ रही है। अब इतना बड़ा पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद फार्मास्यूटिकल जो है दूसरा बड़ा सेक्टर है, और हम 55 मुल्कों को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क हैं, जी। और हमारे पास 800 एलोपैथिक कंपनियां हैं और 1000 से ज़्यादा हर्बल, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बी, कॉस्मेटोलॉजी, डिफरेंट की कंपनीज हैं। अच्छा, तो हम एक इतना बड़ा सेक्टर हैं और लाखों लोग इस सेक्टर से मुंसलिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं कि फार्मासिस्ट बेरोजगार हो रहे हैं या उनकी मौत वाक़ई हो रही है, असल जो है वो मरीज़ है। मरीज़ है तो फार्मासिस्ट भी है और बाकी इदारे भी हैं। तो अब हम उस तबाहकुन सूरत हाल पे, कहत की जो दवाइयों के कहत वाली सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ दवाइयों का कहत जो है वो आ चुका है। अभी हम पैरास्टामोल और पेनाडोल के केस से निकले नहीं थे, और अब मज़ीद ये मसाइल आ गए हैं। अब चंद एक कंपनियां जो पाकिस्तान में रॉ मटेरियल बना भी रही हैं, तो उनके लिए भी मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। अच्छा, हम लोकली जो हमारी ये जो कंपनीज हैं जो रॉ मटेरियल बना रही होती है, उनको क्यों नहीं हम मोटिवेट करते या उनको हम लोग एम्पावर कर रहे हैं कि ये हमारी जो मतलब जैसे आपने कहा कि 95% हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो 5% सिर्फ हमारे यहाँ पे कंपनीज होंगी, तो क्यों नहीं हम अपने लोकली इंडस्ट्रीज को कर रहे हैं कि आगे लेकर जाएं, उनको बूस्ट मिले? असल में पाकिस्तान में जो चंद एक मल्टीनेशनल्स भी हैं ना, मतलब कि JSK है, फाइज़र है, बायो शेयरिंग, अच्छा इनके भी जो है पाकिस्तान के जो यूनिट्स हैं ये FDA अमेरिका या WHO अप्रूव नहीं है। अच्छा, ठीक है, ओके। वो भी हमारे लोकल कंपनियों के बराबर हैं। ये सिर्फ जो है ना हाई प्राइस लेने के लिए एक जो है ना खामखा जो डॉक्टर्स हैं हमारे मुल्क के, बाज़ डॉक्टर्स जो डाकू का किरदार अदा करते हैं कि वो सरकारी नौकरी पे होते हैं, अच्छा, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन सारा दिन बैठ के जो है ब्रांड प्रमोट करते हैं, कंपनी के मुफाद के लिए काम करते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जो अच्छा मरीज तगड़ा होता है, अमीर होता है, उसको कहता है शाम को मेरे क्लिनिक पे आना, हाँ, या मेरे अस्पताल में आना। हाँ। तो असल में मरीज बेचारा जो है, आप मुझे बताएं कि एक ही दवाई है, उसकी 20-20 कंपनियां हैं तो 20-20 कीमतें हैं। गवर्नमेंट खुद खरीदती है 100 रुपए वाली चीज़ खुद 5 रुपए की खरीदती है, और आवाम के लिए वो 500 रुपए की है, 200 रुपए की है, 100 रुपए की है। तो ये खुला तजाद सिर्फ नहीं है, ये तो मतलब कि जो सोचने वाले दिमाग हैं उनके लिए इंतहाई मुनाफकाना और जाबिराना जो ये अप्रोच है ना। अब क्या है कि डॉक्टरों को, जो डॉक्टर हैं वो कंपनी के मुफाद के लिए काम करते हैं, सारा दिन ब्रांड लिखते हैं, वो जेनेरिक नहीं लिखते, साल्ट फार्मूला नहीं लिखते, वो भी एक बड़ा मसला है। अब क्या है कि एक ही मसला ये है कि अब फार्मास्यूटिकल्स को जो है ना स्पेशल रियायत देनी पड़ेगी, अदरवाइज फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो और ज़्यादा मसाइल आएंगे और दवाइयाँ नायाब हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि इस पे जो है ना गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ और स्टेट बैंक और इसाक डार साहब जो हैं वो बैठ के मसले का हल निकालें, वरना जो है हम पहले सड़कों पे हैं, मज़ीद सड़कों पे ना मजबूरन होंगे। अब 15 फरवरी से जो है 100 से ज़्यादा कंपनियाँ बंद हो रही हैं, और जो सल कंपनी है उसने लेटर लिख दिया है, हाई क्यू कंपनी और बहुत सारी कंपनीज़ ने जो है तकरीबन 10 कंपनियों ने रेगुलेटरी अथॉरिटी को, वजारत सेहत को लिख दिया है कि जी हम फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। और हमें जब आपके पास स्टॉक होगा ही नहीं तो फिर बंद ही एट द एंड हमें फिर वो शट डाउन ही करने पड़ेंगे अपने यूनिट्स पे, यही हो सकता है। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताइए, जो ब्लैक में अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं, फार्मा कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फार्मेसीज हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो क्या उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, पहुँच रहा है फ़ायदा? देखिए मुनीबा, फायदा उसमें बहुत जो है ये थोड़ा हो सकता है, क्योंकि जो पंजाब ड्रग कंट्रोल विंग है इनकी जानिब से बड़ी सख्ती से हिदायत की गई है, सेक्रेटरी साहब ने भी और टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, और उनकी जानिब से सख्ती से हिदायत की गई है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, कि अपने पास जो भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको डिलीवरी जो है ये अस्पतालों के अंदर पहुंचाई जाएगी इमरजेंसी में, ताकि वहां पे मरीजों को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिदायत की गई है कि तमाम फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स पे भी पहुंचाई जाए। लेकिन जब उनकी जानिब से कहा यह जाता है कि जब उनके पास स्टॉक लिमिटेड है, रॉ मटेरियल लिमिटेड है, तो फिर वहां पे जो कार्रवाइयां है ये भी मदम हो जाती है। तो इस हवाले से जब तक ये रॉ मटेरियल का इशू हल नहीं होगा, ये जितने भी छापे होंगे, ये जितने भी ब्लैक्स में होंगी, तो ये अल्टीमेटली आपको पता है कि अस्पताल के अंदर भी अगर एक इंजेक्शन है केटामिन या बेहोशी की जो दवाई है, तो फिर थोड़ा सा वो खुद भी हाथ रोक लेते हैं कि हमारे पास सपोज ये 100 इंजेक्शन का स्टॉक है, पेशेंट रोजाना हमारे पास 200 आ रहा है, तो फिर
मजबूरी के तहत जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है तो फिर उसको लगाया जाता है। तो इस तरह की जो सूरत हाल है मुनीबा, फिर वो पैदा हो जाती है। फिर फ्रिक्वेंटली जिस बंदे को जरूरत होती है नॉर्मली, उस तरह फिर वो ना चीज दी जाती है ना दवाई दी जाती है। तो इस तरह के इश्यूज जो है अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ये देखने को आ रहे हैं। और 2 दिन पहले हमारी पंजाब ड्रग कंट्रोल विंग के जो चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमात सलीमी, उनसे हमारी बात हुई थी। उनकी जानिब से कहा जाता है हम कोशिश कर रहे हैं कि 95% हमने अभी तक जो मसनूई किल्लत थी उसको खत्म कर दिया है, लेकिन 5% अभी भी मौजूद है। और 5% के अंदर जो तकरीबन इंजेक्शन थे जो कि अहम और जान बचाने वाले थे, जिसमें हेपारिन का इंजेक्शन है, जिसमें जब हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले वो इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर उसके बाद एक जो फिट्सपेट्रियम का इंजेक्शन है एपीवॉल, वो भी शॉर्ट है। फिर इसके साथ साथ एक कीटासोल इंजेक्शन है, ये भी शॉर्ट है। फिर इसके साथ एक स्ट्रिप्टोकाइनेज इंजेक्शन है जो कि इमरजेंसीज के अंदर यूज होता है, वो भी शॉर्ट है। फिर रूफालैक एक इंजेक्शन है, ये भी शॉर्ट है। तो ये इंजेक्शन का इस वक्त रॉ मटेरियल ही मौजूद नहीं है, स्टॉक ही मौजूद नहीं है, जिसने सिर्फ बाहर से आना है और इनकी सिर्फ जो है ये इंपोर्ट है। तो इसकी वजह से जो ड्रग कंट्रोलिंग है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। फार्मास्यूटिकल्स को अपना है और मेडिकल स्टोर्स के अंदर जो मालकान उनको अपना मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनकी तरफ से हल सिर्फ एक ही है, तो जब तक चीजों को स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाएगा, रॉ मटीरियल वाफिर मिकदार में नहीं आया जाएगा, डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, कंपनीज को अगर कुछ चीज बढ़ रही है तो उसके हवाले से उनको कीमतें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो फिर इस तरह की ये जो परेशानियां हैं ये बदसूर फार्मास्यूटिकल्स को रहेंगी। और चूंकि ये कई अरसे से अब हमें देखने में आ रही है, हमें 1-1.5 साल पहले सिर्फ पैराडोल पैरास्टामोल के हवाले से इस तरह की परेशानी का बाइस था, जो कि एक आम दवाई थी। ये तो फिर जान बचाने वाली और अहम अद्वियात है और इनके लिए डेफिनेटली जनाब जान बचाने वाली अद्वियात भी नहीं मिल रही है, नापैद होती जा रही हैं और ये हम लोगों की जानों के साथ, मरीजों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके हवाले से हमें जनाब गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमने क्या करना है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका। सर, कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है इस सिचुएशन को बेहतर किस तरह किया जा सकता है? जाते जाते क्या कहेंगे? सबसे अहम तो ये है कि फौरी तौर पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, स्टेट बैंक है, वो एलसीज जो एयरपोर्ट्स पर पड़ी हुई हैं, जो कराची पोर्ट पे पड़ी हुई हैं, पेशावर ड्राई पोर्ट पे पड़ी हुई हैं, सियालकोट ड्राई पोर्ट पे पड़ी, उनको फौरी तौर पे रिलीज़ करें। और स्पेशली जो है दवाइयों के मामले में हुकूमत को वो पॉलिसी अपनानी चाहिए जो जान बचाने के लिए ज़रूरी है। एमरजेंसी सिचुएशन है अद्वियात के मामले में, और जो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के इसका हल निकाला जाए, उनके मसाइल हल किए जाएँ। ठीक है जनाब, ये है कि इस तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर एटलीस्ट उनसे मशवरा किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपके पास क्या हल है, शायद वो हमें बेहतर मशवरा दे सकते हैं। नूर महर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फार्मासिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और जितनी भी मेडिसिन की शॉर्टेज थी उस पर बात कर रहे थे। आपकी छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मैशियत के हवाले से। जनाब, पाकिस्तान की मैशियत तो तबाहाली का शिकार है और सिर्फ यही नहीं, दिन ब दिन बदलती सियासी सूरत हाल की वजह से मैशियत के हवाले से मजीद खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। और अगर बात करें डॉलर की, तो डॉलर इतना ऊंचा उड़ रहा है कि उड़ता उड़ता वो अफगानिस्तान पहुंच गया है। और आप भी हैरान हो रहे होंगे जनाब, ये मैं नहीं कह रही, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है, जिसने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तानी रुपया बहुत नीचे आ रहा है और डॉलर इतना महंगा हो गया है कि अवाम के महंगाई की वजह से 14 तबक रोशन हो चुके हैं, और दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग की डॉलर के हवाले से ये जो रिपोर्ट है इसने तहलका मचा दिया है। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान से योमिया 50 लाख डॉलर अफगानिस्तान जा रहे हैं। योमिया मतलब डेली रूटीन में। और पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफलाइन है और अफगानिस्तान की योमिया ज़रूरत 1 से 1.5 करोड़ डॉलर है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर भी अफगानिस्तान को हफ्तावार 40 करोड़ डॉलर फराहम ऑलरेडी कर रहा है। तो डॉलर स्मगलर्स भी अफगानी करेंसी ख़रीद रहे हैं और इसी वजह से अफगानी करेंसी की कदर में 5.6% इजाफा हुआ है। और दिसंबर 2021 में $1 के 124 अफगानी रुपए मिल रहे थे, जो अब तकरीबन 90 रुपए के पास पहुंच चुके हैं। और इस दौरानिये में पाकिस्तानी करेंसी की कीमत 37% कम हुई है और अफगान करेंसी
दुनिया की इस वक्त मजबूत तरीन करेंसी बन चुकी है। तो डॉलर की पाकिस्तान से उड़ान से लेकर पाकिस्तानी रुपए की पिस्ती और महंगाई से तबाही तक का जो ये सफ़र है, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो 50 लाख डॉलर अफगान जा रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है, हमारी मईशत को कितना धचका पहुंचेगा, इससे जानने की कोशिश करते हैं। हाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। सर वेलकम कहती हूँ आपको जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? I'm fine, thank you. Good to be with you on the program. हाकान साहब, डेली 50 लाख डॉलर अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं, इससे हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक सवियर डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है, और ये सिर्फ ओपन मार्केट जिसका आप जिक्र कर रही हैं उस पर भी आ जाते हैं, और दूसरी इंटरबैंक मार्केट जो कि एक ऑफिशियल मार्केट है। पाकिस्तान के जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़े हुए हैं, उनको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की एडमिनिस्ट्रेटिवली। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो कम हो रही हैं बिकॉज एक्सचेंज जो मार्केट ओपन है और जो इंटरबैंक है उसमें बहुत बड़ा फर्क था, इसलिए बहुत से फ्लोज जो है वो आउट ऑफ सिस्टम चले गए। फिर एक तीसरी मार्केट क्रिएट हो गई। तीसरी मार्केट क्या है? एक ब्लैक मार्केट। पाकिस्तान में ऐसी कोई मार्केट नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि आप थंब इम्प्रेशन के बगैर, आप आईडी कार्ड के बगैर ट्रांजैक्शन हो रही। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि पाकिस्तान में डॉलर फ्लोज कम हुए। इसी के साथ साथ हमारे बॉर्डर्स हमेशा पोरस रहे हैं पाकिस्तान के, तो अब हमने एक फेंसिंग भी की है अफगानिस्तान के साथ। बट आप याद रखिए कि अफगानिस्तान जो कि लैंड लॉक्ड है, तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड से लेकर पाकिस्तान से डॉलर्स की वहां फराहमी, और ये स्पेशली पेशावर का एक स्पेसिफिक एरिया है, वहां से होती है। वो जो एक मार्केट है जहां से पाकिस्तान की जो फॉरेन करेंसी डीलर्स हैं अफगानिस्तान की नीड को पूरा करते हैं। ये रेगुलर में तो इसलिए इतना आपको पता नहीं चलता बिकॉज डॉलर फ्लो चल रहा होता है, रेमिटेंसेस आ रही होती हैं, एक्सचेंज कंपनीज लिक्विड होती हैं, तो ये कारोबार देता रहता है। बट जब आपका एक क्रंच आया तो आप खुद सोचिए कि ये जो आप अमाउंट बता रही हैं, जो अमाउंट दरकार है, उनका कितना बड़ा रोल हुआ एक इस सप्लाई कंस्ट्रेंट में डिमांड को बढ़ाने में। तो इसका बहुत सा जिक्र जो है वो हमारी अथॉरिटीज ने भी किया, इस पे बहुत सी मीटिंग्स भी की हैं, और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये बहुत एक कोशिश भी की जा रही है कि स्मगलिंग को चेक किया जाए। अच्छा। आई थिंक अब दूसरी तरफ से भी कुछ एफर्ट हो रहा है, तो लेट्स होप कि इट गेट्स बेटर। लेकिन हाकान साहब, इसका जिम्मेदार फिर हम किसको ठहरा सकते हैं? मतलब डॉलर हमारे पास है नहीं, हमारी एलसीज खुल नहीं रही हैं, कर्जा हमारा बढ़ता जा रहा है, और रेवेन्यू हमारे पास है नहीं है, खजाना हमारा नीचे गिरता जा रहा है, तो इसका कौन जिम्मेदार हो सकता है कि डॉलर रोजाना की बुनियाद पर 50 लाख डॉलर जो हैं वो अफगान स्मगल किए जा रहे हैं? ये ऐसा सवाल है कि इसके जिम्मेदार तो 230 मिलियन पाकिस्तानी हैं। अच्छा। उन 230 मिलियन पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो पॉलिसी लीडर्स हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार पाकिस्तान के हर इंसान है, जिसको अपनी जिम्मेदारी जो है वो उस तरह निभानी चाहिए कि अगर आपकी बॉर्डर की जिम्मेदारी है तो वो निभाएं, अगर आपकी पॉलिसी मेकिंग और फाइनेंस की जिम्मेदारी है तो वो निभाएं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है आप भी जानती हैं कि एक बहुत वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। अब पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशनल इंडिकेटर देखें तो लोगों को एहसास होगा कि हम हर सतह पर बहुत वीक हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान का बहुत हाई है और पिछले 3-4 साल में गिर रहा है। पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के इंडिकेटर्स हैं वो सारे वीक हैं। तो जब वीक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इस तरह की ही चीजें होती हैं, बिकॉज आपकी हर तरह की एक्टिविटीज जिनको आप इलीगल एक्टिविटीज कहते हैं, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ब्लैक इकोनॉमी है। ब्लैक इकोनॉमी से क्या मतलब है? एक तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, आप पूछें कि टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट होगा। जितनी बड़ी हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, यानी कि आप और मैं जिसका एक सैलरी आती है और हम एक टैक्स देते हैं, पर एक बहुत बड़ा रिटेल सेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, जो टैक्स नेट से है ही बाहर, जिसको एक तरह से आपने इस्तिस्ना दिया हुआ है। एक प्रॉपर्टी सेक्टर है पाकिस्तान। ये सब वो चीजें हैं जो ब्लैक मार्केट को क्रिएट करते हैं। ठीक करना तो ऑफकोर्स हुकूमत का फर्ज है, और एक मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पिछली हुकूमत की बात नहीं कर रहा। हमने कई दिहाइयों से ये अपने अंदर तय किया हुआ है कि हमने प्रॉपर्टी को टैक्स नहीं करना, हम नहीं करते। हमने इनहेरिटेंस को टैक्स नहीं करना, हम नहीं करते। हमने एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं करना, हम नहीं करते। देखिए ना, ये फैसले तो हमने खुद किए हुए हैं, तो जिम्मेदार ऑफकोर्स हम सब हैं। हर इंसान अपने लेवल पर जब तक बदलेगा नहीं, ये मौसम पाकिस्तान का बदलेगा। तो
किस तरह की फिर अब हमें इनिशियली स्टेज पर या फौरी से पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि इसको हम लोग काबू में कर सकें, रुपया कोई मुस्तहकम हो या उसकी जो इतनी पिसाई होती जा रही है, नीचे गिरता जा रहा है, उसको कुछ हम संभाला दे सकें? लेकिन सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान का जो IMF के साथ निगोशिएशन है, पाकिस्तान को उसको कंप्लीट करना चाहिए। पाकिस्तान को आज एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं भी होता तो मेजर चीजों को तय कर लेना चाहिए। इससे जो डॉलर इनफ्लोज हैं वो बढ़ जाएंगे, वो हर सतह पे बढ़ जाएंगे, ओपन मार्केट में भी बढ़ जाएंगे और हमारा जो इंटरबैंक जो ऑफिशियल मार्केट है उसमें भी बढ़ जाएंगे। इनके बढ़ने से आपके रुपए को तकवीयत मिलेगी और रुपए की तकवीयत जो है वो फिर एक फिजा ऐसी क्रिएट करेगी कि पाकिस्तान के कुछ फंडामेंटल अगले 2-4 माह में ऐसे हो जाएं कि आप इस हाइटेंड तकलीफ से निकल जाएंगे। जब ये काम हो जाए तो आपको एक जिसे कहेंगे ना सांस लेने की गुंजाइश फराहम होगी। आपके वर्ल्ड बैंक, ADB, आपके दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, चाइना आपको कुछ डॉलर्स फराहम करना शुरू करेंगे जिससे जो 3 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, ये बहुत ही कम ज़खायर हैं, ये हार्डली आपकी 20 दिन की इम्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। आपको 3 महीने के ज़खायर होने चाहिए, यानी कि इस वक्त 15 अरब डॉलर के करीब होने चाहिए। जब ये थोड़े से बिल्ड होना शुरू होंगे तो लोग अपनी रेमिटेंसेस बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी जो होल्ड हुई है बाहर इसकी वो बेहतर होंगी, तो आपसे थोड़ा सा तकवीयत मिल जाएगी रुपए को और वो स्ट्रेंथन होगा। आज की जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रुपया 275-76 से इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पे 270 रुपए ट्रेड कर रहा है। आपने 5-6 रुपए इसलिए बेहतर देखी है कि IMF से मुज़ाकरात कंप्लीट होने की एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। तो सबसे पहले ये करें, पर ऑन अ लार्जर स्केल हमें एज पाकिस्तानी जो है ना अपने सारे रवैयों को, अपनी सारी रविश जो है जिंदगी की उसको बदलना पड़ेगा। और उससे मेरा मतलब ये है कि हमें एक पैदावारी सलाहियत बेहतर करनी पड़ेगी, खुद बेहतर होना पड़ेगा। जब तक सारा पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडरशिप, इसमें कोई शक नहीं, आप नहीं नो, ऑफ कोर्स पीपल इन पावर हैव टू डू दिस, द एस्टैब्लिशमेंट हैज टू डू दिस, द जुडिशरी हैज टू डू दिस। उनको इस मुल्क को जो सही पैसे हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज को, जैसे एक मैंने आपके सामने टैक्स की पॉलिसी रखी, तो रीसेट करना पड़ेगा सबको। अब हमें जो फ्री मनी आती थी, जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से हम जो डॉलर लेके गुजारा करते थे, वो वक्त खत्म हो गया है। हम ये कर नहीं सकते। सबसे बढ़ के लोगों को क्या करना है, उनको 2 काम करने हैं, मैंने हमेशा कहा है। अपनी तालीम बेहतर करनी है, नंबर 1, और नंबर 2 आपको ये सोचना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप हर साल 55 लाख नए पाकिस्तानी ऐड करें और स्टेट उनको सपोर्ट कर सके या इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सपोर्ट कर सके। हम जिस दोस्त मुल्क की सबसे बड़ी मिसाल देते हैं, चाइना की, उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी क्या थी? 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम इतना बड़ा फैमिली साइज लेकर चलें जबकि रिसोर्सेज हमारे पास कम हो। तो ये वो चीजें हैं जो असल पाकिस्तान को तब्दील करें। ये रुपए का गिरना, ये तो सब आपके सामने जिसे कहेंगे ना रैमिफिकेशन, यानी कि ये तो आपको सिर्फ एक झलक नजर आती है जो अंदर मसाइल है पाकिस्तान के, और उन मसाइल को हल करना सारे पाकिस्तानियों का काम है। हमने उस तरफ अभी कदम मेरे ख्याल में बढ़ाया ही नहीं है, बल्कि हम जिस सिम्त जा रहे हैं वो सिम्त नहीं है जो पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल डिटरमिन करे। ठीक है, हमें अपनी जो सिमतें हैं उसको दुरुस्त करने की, डायरेक्शन दुरुस्त करने की जरूरत। अच्छा, दूसरा हाकान साहब थोड़ा सा ये हमें समझा दें, या जो एक लेमैन भी हमें देख रहा होगा उसको भी समझ आ जाएगी कि अगर डॉलर वहाँ जा रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी कदर क्यों कम है? मतलब 89 रुपीज़ का है वहाँ पर, तो ये स्मगलिंग की वजह से है? क्योंकि डॉलर ख़रीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, तो ये क्या है कि यहाँ पर वो ऊपर होता जा रहा है, वहाँ पे वो डाउन जाता जा रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त रुपए की कदर जो गिरी है उसकी एक तो ऑफिशियल वजूहात हैं, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हुई थी तो डिमांड बहुत ही ऑफिशियली हुई। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान में मैं और आप ये समझते हैं कि अपने रुपए की कदर में तो कमी होती रहेगी, पर डॉलर एक ऐसी करेंसी है, वो बन गई है स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे लोग प्रॉपर्टी खरीदते थे ना आज से चंद साल पहले, वैसे ही लोग इस वक्त डॉलर खरीद रहे हैं। ये कलीदी वजह है। तीसरी वजह ये है कि जो आपके भाई बहन बाहर काम कर रहे हैं, वहाँ पे महंगाई बढ़ी है
वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान में पैसे भेजने की बजाय ये किया है कि अपना खर्चा पूरा करने के लिए पाकिस्तान कम रेमिटेंसेज आ रही हैं, तो आपका इनफ्लो ऑफ रेमिटेंसेज, इनके जो सप्लाई है वो कम हो गई है और उनको वहां पे ज्यादा बेहतर मौके इन्वेस्टमेंट के भी मिल रहे हैं और उनको खर्चा भी ज्यादा चाहिए। तो ये सब सारी वजूहात हैं जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान की रुपए पे प्रेशर इसलिए डाला कि हम सब इस वक्त डॉलर को स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि अपनी वसूल को बचाने के लिए हम उसको प्रॉपर्टी की बजाय, इंडस्ट्री की बजाय, गंदम खरीदने की बजाय, चीनी खरीदने की बजाय हम डॉलर खरीदी जा रहे हैं। तभी 230 रुपए से आपने ये 270 की एडजस्टमेंट देखी और आने वाले दिनों में मैं अब भी समझता हूँ कि अगर सप्लाई ऑफ डॉलर बेहतर हो जाएगी, IMF का एग्रीमेंट अगर हो जाएगा और हमारा जहन तब्दील हो जाएगा, मार्केट का सेंटिमेंट तब्दील होगा, तब ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी। अच्छा, डॉलर के साथ साथ देखें ना, बाकी हर चीज़ भी महंगी होती जा रही है। आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने चलेंगे, आप सब्ज़ी खरीदने चले जाते हैं तो उसको भी डॉलर के साथ लिंक किया जाता है कि जनाब डॉलर महंगा हो गया तो सब्ज़ी भी महंगी होगी है। दूसरे पेट्रोल की कीमतें आप देख लें कि वो इतनी हाइप उसमें आती जा रही है, बार बार उसकी कीमतों में इजाफे की भी अफवाहें आ रही हैं। तो इसमें क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में पेट्रोल भी अब महंगा होने जा रहा है? तो आपने बहुत ही सही बात सामने रखी है। वो इसलिए कि लोगों को, ये बाशऊर लोगों को ये समझना है कि पाकिस्तान दालें इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान कॉटन इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान इस वक्त वीट इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप इन्हीं चीजों को देखें तो जब रुपए की कदर में कमी होती है तो आपकी जो रुपए की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। यानी कि आपने अगर $1 की दाल मंगवाई, वो पहले 230 की आई, अब वो 270 की आ रही है। तो इस वजह से आपकी ये जो फूड इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 43% है। इसका क्या मतलब है? जो चीज 100 रुपए की थी एक साल पहले, आज वो 143 रुपए की है। और इसका बोझ उन लोगों पर जो सबसे ज्यादा फूड खरीदते हैं अपने पैसे से, जो महाना आते हैं, वो कौन है? वो मैं और आप नहीं है। वो लोग हैं जो सिर्फ 30, 35, 40, 50, 60, 70 हजार कमा रहे हैं। उनका फूड बास्केट पे सबसे ज्यादा खर्चा है, बिकॉज वो आसाइशों पे खर्च नहीं कर रहे, वो खर्च कर रहे हैं अपना रोजमर्रा का घर, दाल सब्जी पूरा करने के लिए। तो ये रुपए की कदर से बहुत बड़ा हमें एक धक्का लगता है। इसके लिए असल काम पैदावारी सलाहियत बेहतर करना है, अपने यहाँ एग्रीकल्चर को बेहतर करना है। दूसरी चीज आप सही कह रही हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ऐसे ही है, क्योंकि सारा बेशतर तेल इंपोर्टेड है, जो इवन रिफाइंड हो रहा है क्रूड वो भी इंपोर्टेड है। हमारी एनर्जी की नीड इंपोर्टेड तेल और गैस से पूरी हो रही है। जब भी रुपए की कदर में कमी होती है उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है और इसका बेहतरीन तरीका पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देना शॉर्ट रन में IMF है और मीडियम रन में पाकिस्तान को बेहतर करना और इंडस्ट्री लगाना, एग्रीकल्चर को बेहतर करना और अपने लोगों को तालीम देना। ये 3 चीजें हैं, अगर हम कभी कर लेंगे तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। आसानी के लिए आपके सामने ये रखता हूँ कि हम कहते हैं हम एक ज़राई मुल्क हैं। आप ये सोचिए कि हमारी पैदावारी सलाहियत कॉटन में, जिसको हम टेक्सटाइल में हम कहते हैं कि हम दुनिया का एक कलीदी रोल प्ले करना चाहते हैं, सिर्फ 20% है कंपेयर टू जो दुनिया के बेहतरीन ममालिक हैं। यानी कि अगर वो एक अपनी हेक्टर से 8-9 टन उगाते हैं कॉटन, तो आप 1.7 टन उगाते हैं। ये है पाकिस्तान की इस वक्त की हालत। हम कहाँ उलझे हुए हैं, किन मसलों में उलझे हुए हैं, उन सब से हमें निकल कर जो हमारे फंडामेंटल, जो हमारे कलीदी, जो हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा, वरना जो अवाम नास पे बोझ पड़ेगा वो इतना मुश्किल होगा कि पाकिस्तान, मुझे दुख होता है लोगों को देख के जो ये बोझ सहने के काबिल नहीं।
बिल्कुल ऐसे ही, और ये बोझ जो है ये दिन ब दिन सिर्फ बदलता जा रहा है, क्योंकि सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है, संगीन से संगीन तर ही होती जा रही है। हाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और ये तमाम तर चीज़ें हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और जनाब ये डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, डॉलर की वजह से पैसा हमारा पिसता जा रहा है, और हुकूमत को चाहिए कि जनाब इनिशियली फ़ौरी तौर पर कोई अच्छी मुस्तनद पॉलिसीज़ बनाए ताकि इस पर काबू पाया जा सके और आने वाले दिनों में जनाब कुछ बेहतरी लाई जा सके। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।